everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. So today we are going to discuss about a very important and prominent treaty of international relation, that is Westphalia Treaty. Westphalia Treaty 1648 में आया था और इसी थ्योरी से द बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स शुरू हुआ. ठीक है, ये ट्रीटी का रेफरेंस या इसका मेंशन सभी इंटरनेशनल रिलेशन के बुक्स में मिलेंगे, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढना. बहुत मुश्किल से ही किसी बुक्स में अवेलेबल होते हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़े जाते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग इस ट्रीटी के बारे में डिटेल में जानेंगे. ये ट्रीटी इंटरनेशनल रिलेशंस का बुनियाद डाला गया है इसी ट्रीटी के वजह से. ठीक है, आज जिस फॉर्म में मॉडर्न स्टेट्स हम लोग देखते हैं ना, वो इसी ट्रीटी के वजह से बना है. अगर ये ट्रीटी नहीं होता तो आज भी मॉडर्न स्टेट्स में किसी एम्पायर के जरिए रूल किया जाता, कोई इंडिपेंडेंस नहीं होता, सब लोग एक एम्पायर के अंडर में डिपेंडेंट होते. ठीक है, तो ये जानते हैं यूरोप पहले कैसा था और किस लिए ये ट्रीटी बनाया गया था. तो देखो, ये वर्ल्ड मैप में जो रेड वाले लाइंस है ना, ये यूरोप है. ठीक है, तो यहाँ यूरोप क्या होता था, अर्लियर कंट्रोल्ड बाय हैब्सबर्ग. हैब्सबर्ग क्या है, एक रॉयल फैमिली है. ठीक है, एक रॉयल फैमिली है जिसे होली रोमन एम्पायर भी कह सकते हैं. और पूरे यूरोप में ये हैब्सबर्ग फैमिली, जिसे होली रोमन एम्पायर कहकर भी हम लोग कह सकते हैं, ये रूल करते थे अंडर द हेडशिप ऑफ पोप. और उस वक्त हेड कौन हुआ करता था, पोप हुआ करते थे. पोप के बारे में सभी जानते हैं कि ये एक रिलीजियस हेड होते हैं क्रिश्चियनिटी में. तो देखो, इस तरह से ये रोमन एम्पायर चलाते थे पूरे यूरोप को. ठीक है, लेकिन लेटर देयर ब्रोक आउट ए वॉर. एक वॉर हुआ जिस वॉर को हम लोग जानते हैं 30 इयर्स वॉर के नाम से. ठीक है, जो कब से कब तक चला था, 1618 से लेकर 1648 तक ये वॉर कंटिन्यू रहा, इसलिए इसे 30 इयर्स वॉर के नाम से जानते हैं. और ये वॉर किसके बीच में हुआ था, रोमन कैथोलिक हैब्सबर्ग एम्पायर, ये जो एम्पायर जो रूल कर रहे थे पूरे यूरोप में, इनके बीच में हो रहा था, एंड प्रोटेस्टेंट किंग्स के बीच में हो रहा था. Now we will see the reasons behind 30 years war. Okay, तो क्या है, the war broke out mainly because of disputes regarding religious freedom of people. देखो, रोमन होली एम्पायर के अंडर में क्या हो रहा था, लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को कुचला जा रहा था. दे हैड नो चॉइस ऑफ चूजिंग देयर ओन रिलीजन. दे हैड टू फॉलो ऑल दोज ऑल दोज ऑर्डर्स गिवन बाय पोप. उन्हें वही सारे ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता था जो पोप के द्वारा दिया जाता था. और पोप जिस तरह से बाइबल को ट्रांसलेट करते थे, वही ट्रांसलेशन लोगों को मानना पड़ता था. तो इस तरह से रिलीजियस फ्रीडम को तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है. तो लोग किसी भी चीज को एक दिन दो दिन बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद पानी सर से ऊपर, फिर वॉर हो जाएगा. तो यही मेन कारण से वॉर हुआ था कि रोमन एम्पायर लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को कुचल रहे थे. अपने रिलीजियस फ्रीडम को पाने के लिए वहां के लोगों ने वॉर कर दिया, जो इमेज में क्लियरली दिख रहा है. देखो किस तरह से ये वॉर हुआ था. और उस जमाने में इस वॉर की वजह से लगभग 80 लाख पीपल वर किल्ड. ठीक है, 80 लाख लोग मारे गए थे, जो उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था. ठीक है, तो क्या हो रहा था, मतलब क्या हो रहा था, वॉर का सिचुएशन क्या था. ऑन द वन हैंड कैथोलिक्स बिलीव दैट द पोप इन रोम इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन अर्थ. कैथोलिक्स जो वॉर की वजह से रिलीजियस फ्रीडम को लेकर जो वॉर चल रहा था, जो चर्च को फॉलो करते थे, जो पोप को फॉलो करते थे, वो कैथोलिक्स कहलाते थे. और जो इनके अगेंस्ट थे वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाते थे. ठीक है, तो एक तरफ क्या हो रहा था, कैथोलिक्स जो थे वो ये मानते थे कि पोप जो है रोम में इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन अर्थ. मतलब पोप सबसे ज्यादा पावर रखने वाला अथॉरिटी है, और हमें पोप की ही बातों को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में. ओके, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स रिजेक्ट पोप्स अथॉरिटी. ऑब्वियसली प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स के अगेंस्ट है, तो वो तो पोप की अथॉरिटी को कभी मानेंगे नहीं. अब ये मान रहे हैं कि बाइबल अलोन इज द अल्टीमेट गाइड फॉर फेथ. उनको लगता था कि सिर्फ बाइबल ही हमें गाइड कर सकता है, हमें सल्वेशन पाने में, हमें मुक्ति पाने में, हमें जो रिलीजियस फ्रीडम दे सकता है वो बाइबल दे सकता है. असल में होता क्या था ना, जो पोप थे वो बाइबल लोगों को पढ़ने नहीं देते थे. ठीक है, अब जब लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो असल में क्या होगा, लोग वही मान लेंगे जो उन्हें बताया जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से पोप वहां के लोगों को कंट्रोल करते थे. तो ये सारा कारण था वॉर होने का. आई होप इट इज क्लियर. क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बोला गया कि यूरोप, पूरे यूरोप को कंट्रोल किया जाता था होली रोमन एम्पायर के थ्रू, जिसके हेड पोप हुआ करते थे. बाद में क्या हुआ, वॉर हुआ, इन्हीं के अगेंस्ट में चलने वाला वॉर, जिसे 30 इयर्स वॉर के नाम से भी जानते हैं. और ये वॉर किसके किसके बीच में होता है, रोमन कैथोलिक हैब्सबर्ग एम्पायर और प्रोटेस्टेंट किंग्स के दरमियान. और ये वॉर होने के पीछे क्या रीजन थे,
लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कैथोलिक्स ये मानते थे कि पोप ही सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रखने वाला होता है और प्रोटेस्टेंट इसी के अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, वॉर कई सालों तक चला रहा, 30 इयर्स तक चला रहा। अब लोगों का मन जो है थक गया। अब बोले नहीं, नो मोर वॉर्स, अब वॉर नहीं होगा। ठीक है, अब वॉर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो बेटर है अब वॉर ना किया जाए। तो इस तरह देखो इमेज में सब लोग, सारे स्कॉलर्स इकट्ठे हुए, एडवाइजर्स इकट्ठे हुए, और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रीटी साइन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग ट्रीटी साइन कर रहे हैं। अब क्या होता है 1648 में, आफ्टर डेकेड्स ऑफ ब्रूटल वॉरफेयर, अब क्या हुआ 1648 में फाइनली, जब बहुत ज्यादा खतरनाक वॉरफेयर खत्म हो चुका था, मतलब अब बहुत सालों गुजर गए थे, यूरोप विटनेस्ड ए टर्निंग पॉइंट। अब यूरोप में क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया, द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। अब यूरोप का पूरा मैप चेंज होने वाला था। अब यूरोप के लोग अब एक टर्निंग पॉइंट ले लिया, बोले नहीं अब वॉर वगैरह नहीं करना, अब इसका फाइनल लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन चाहिए। तो इस तरह लोगों ने वहां क्या किया, पीस ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटी साइन किया। ठीक है, और ये जो ट्रीटीज था, इसी ट्रीटी ने 30 ईयर वॉर को कंप्लीटली खत्म कर दिया, और इस तरह यूरोप का पॉलिटिकल मैप कंप्लीटली चेंज हो गया। यस, अब हम देखते हैं कि ये ट्रीटी साइन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या हुआ। देखो ये जो इमेज दिख रहा है ना, ये बायलेंस का इमेज। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग साइड में हैम्सबर्ग एक तरफ रखा गया और फ्रांस स्वीडन रखा गया है। पहले क्या होता था, ये बैलेंस इसका भारी हुआ करता था, हैम्सबर्ग का बैलेंस ज्यादा वेटेड हुआ करता था, क्योंकि वही सब तरफ कंट्रोल करके रखता था। अब क्या हुआ, ये बैलेंस बराबर में आ गया। जिस तरह का पावर हैम्सबर्ग रखता था, अब उसी तरह के पावर जो स्मॉल किंगडम्स थे यूरोप के, स्मॉल टू बिग किंगडम्स, बड़े किंगडम्स, छोटे किंगडम्स, सब पावरफुल हो गए और सब के सब इक्वल हो गए, जिसमें सबसे पहले फ्रांस और स्वीडन थे। इसलिए अब क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो गया। अब क्या हुआ, नाउ ए न्यू वे वाज क्रिएटेड फॉर नेशंस। अब नेशन सारे बन गए, सब अलग अलग नेशन स्टेट बन गए। अब नेशन स्टेट के एग्जिस्ट होने का एक नया तरीका भी बन गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ स्टेट सॉवरेंटी वाज रिकॉग्नाइज्ड। अब सब स्टेट को अपना एक सुप्रीम पावर दे दिया गया, यानी यहाँ पोप का पावर खत्म। अब सब स्टेट इंडिपेंडेंट होंगे, पावरफुल होंगे, अब उनको ही रिकॉग्निशन मिलेगा। विच मीन्स दैट, जिसका मतलब ये हुआ, ईच स्टेट कुड गवर्न इटसेल्फ। हर एक स्टेट की अपनी एक सरकार होगी, डिसाइड इट्स ओन रिलीजन, कौन सा स्टेट किस तरह का रिलीजन मानेगा वो खुद डिसाइड करेंगे, एंड रेसिस्ट आउटसाइड इंटरफेरेंस। अब हर एक स्टेट को ये राइट दे दिया गया कि वो बाहर वालों को अपने स्टेट में इंटरफेयर करने से रोक सकता है। ठीक है, दिस ट्रीटी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बैलेंस ऑफ पावर, जो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो गया। एंश्योरिंग, जिसका मतलब ये हुआ, नो सिंगल कंट्री को डोमिनेट यूरोप। अब कोई भी एक सिंगल कंट्री यूरोप को डोमिनेट नहीं करेगा। हैम्सबर्ग का पावर खत्म, होली रोमन एम्पायर जिसे कहते हैं वो पावर खत्म हो चुका। फ्रांस एंड स्वीडन गेन्ड स्ट्रेंथ व्हाइल द माइटी हैम्सबर्ग वर वीकेंड। फ्रांस स्वीडन जैसे किंगडम पावरफुल बन गए, और इस तरह जो हैम्सबर्ग जो अकेले क्या कर रहा था, कंट्रोल करके रखा था, वो कमजोर पड़ गया। अब सिग्निफिकेंस क्या, इस ट्रीटी का इंपॉर्टेंस क्या है, लाइज इन द फैक्ट दैट इट एनकरेज डिप्लोमेसी ओवर वॉर। अब लोग वॉर को करना पसंद नहीं करने लगे। अब वो लोग बोले कि वॉर से बेटर है कि हम लोग डिप्लोमेसी को फॉलो करें। डिप्लोमेसी का मतलब होता है इस तरह से बातचीत करना कि सामने वाले को समझ आ जाए कि तुम क्या हो, और सामने वाले को भी तुम समझ जाओ कि सामने वाला क्या है। ठीक है, कंफ्यूज हो गए, चलो इतना सिंपल में समझ सकते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब होता है बातचीत करके मामले को हल करना, ना कि वॉर की तरफ जाना। ठीक है, यहाँ क्या है, ट्रीटिंग इवन स्मॉल स्टेट्स एज इक्वल इन नेगोशिएशन। अब किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट होगा तो ये नेगोशिएशन किया जाएगा, और नेगोशिएशन में यहाँ तक कि छोटे स्टेट को भी सेम पावर होगा जो बड़े स्टेट को होगा। ठीक है, और यही सारे प्रिंसिपल स्टिल इको इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, यही सारे प्रिंसिपल्स आज इंटरनेशनल रिलेशन में फॉलो किए जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस जैसा एग्जांपल है। इज इट क्लियर, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये वीडियो जिसको भी अच्छा लगा, जो भी समझ आया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और प्लीज प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करना, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।